बाबू, आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी की। बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद अमित शाह का यह पहला बिहार दौरा है। आमतौर पर अमित शाह जिस किसी भी प्रदेश का दौरा करते हैं, जिस किसी भी घटना या व्यक्ति के बारे में कोई बयान देते हैं, उनके गहरे मायने भी होते हैं। इस हिसाब से बिहार के सीमांचल में अमित शाह के 2 दिवसीय प्रवास के मायने क्या हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि बिहार में फिलहाल ना तो कोई चुनाव है, ना ही बिहार की सत्ता में उलटफेर के कोई चांसेस है। किसी भी तरह की कोई बड़ी राजनीतिक उलटफेर के भी आसार बिहार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर अमित शाह बिहार में क्यों हैं? बिहार में सीमांचल में क्यों है? और सीमांचल में भी 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 2 दिनों के लिए क्यों है? जिस व्यक्ति के एक एक सेकंड का हिसाब होता है, जिस व्यक्ति का एक एक सेकंड राजनीति की नई व्यूह रचना में गुजरता है, जिसकी राजनीतिक चाल का किसी को कोई काट नहीं सूझता है, वह व्यक्ति यदि 2 दिनों तक सीमांचल की धरती पर बिता रहा है तो उसके गहरे मायने होंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम उसी मायने को समझने की कोशिश करेंगे और अमित शाह के सीमांचल प्रवास से मिले संदेश को डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। सीमांचल की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आचरण पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीमांचल के समीकरण का संदेश केवल सीमांचल के 24 विधानसभा और 4 लोकसभा और उनके 60 लाख मतदाताओं तक ही सीमित है, या यहां से निकलने वाला संदेश देश की 530 लोकसभा सीटें और 4126 विधानसभा सीटों तक पहुंचती है? शायद हां। इसीलिए भारत की राजनीति के चाणक्य अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल के दौरे पर है। यहां से वो भले ही नीतीश कुमार और लालू यादव पर राजनीतिक हमले कर रहे हो, लेकिन उनका निशाना 2024 पर है। तो क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह सीमांचल के राजनीतिक समीकरण से देश के लिए राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इसे समझने के लिए सीमांचल के राजनीतिक समीकरण, सीमांचल की समस्या को भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपको यह भी बताएंगे कि सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के पीछे सोच क्या है। सीमांचल के 4 जिलों की भौगोलिक स्थिति, वहां की बदलती डेमोग्राफी, वहां पर बढ़ते मदरसों की संख्या, मस्जिदों की संख्या किस तरह इशारा कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, और उन सभी वर्षों पे, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, और जो रिपोर्ट जो अमित शाह अभी गए हैं और उन्होंने संबोधन किया, उस संबोधन के आधार पर पहले उनकी प्रतिक्रिया, उनकी 2 बाइट हम सुनाते हैं। बाइट पर एक प्रतिक्रिया दिखाएंगे, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और परिचय कराने के बाद उन सारे जो आंकड़े हैं, उन सारे आंकड़ों पर भी बात करेंगे जो सीमांचल से जुड़े हैं और वो आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए, और सीमांचल की राजनीति से निकला हुआ जो संदेश है वो किस तरीके से 2024 के समीकरण को प्रभावित करेगा। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 ही मेहमान आज हैं क्योंकि आज चर्चा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2 मेहमानों से आपका परिचय भी कराऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कहा अमित शाह ने और उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। सीमांत क्षेत्र के भाइयों बहनों, मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए खर्चेंगे। मैं 7 साल के बाद यहां आया हूं। नीतीश बाबू, मुझे मालूम है आप मेरा भाषण सुन रहे होंगे, नुक्स निकालते होंगे, जरा कागज पेन लेकर लिख लीजिए। मैं 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपया और भी बढ़ गया है। ग्रामीण सड़क के लिए 9,000 करोड़ रुपया कहा था, 22,000 करोड़ खर्चा है। अब नीतीश बाबू, आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। लालू के साथ बैठकर कुर्सी बचाने के अलावे कुछ नहीं किया। देखिए, ये नादान है, इनको पता नहीं है कि पिछले दिनों की डेमोग्राफी को आप देख लीजिए। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हमेशा से रहा है, लेकिन और दूसरी वजह जो है, जो इस वक्त जो नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.4 है, यहाँ का 2.7% है। बहुत बड़ा मसला नहीं है। और आप जो देखेंगे यहाँ आबादी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दिल्ली में बसते हैं लोग, बम्बई में बसते हैं लोग, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना यहाँ पर लोग बाहर के आके बसे हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं तो घर यहाँ खरीदते हैं, मकान यहाँ बनाते हैं, यहाँ का सौहार्दपूर्ण माहौल की वजह से यहाँ रहना पसंद करते हैं। कारोबारी हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, जितने बाहर से कारोबारी आकर के हर साल यहाँ पर जम रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ की आबादी में जो इजाफा दिखाया जा रहा है तो सिर्फ यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं बल्कि बाहर के लोगों का है। एक दूसरा मामला भी हो सकता है, वो ये है कि तमाम तर जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है आबादी का, उसके तमाम तर विशेषज्ञों का ये कहना है कि आबादी वहाँ बढ़ती है ज़्यादा जहाँ लोग निरक्षर हों, आबादी वहाँ ज़्यादा बढ़ती है जहाँ लोग गरीब हों। तो सीमांचल से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। दानिश रिजवान हैं जो हम के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसके अलावा पत्रकार भी रहे हैं। राहुल आनंद बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के युवा मोर्चा के हैं और प्रवक्ता भी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत दानिश रिजवान से मैं करना चाहूँगा। दानिश और राहुल, पहले तो दोनों का स्वागत है और शुरुआत दानिश मैं आपसे करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। और आपसे मेरा सीधा सवाल है कि जिस जगह को अमित शाह जी ने चुना है संदेश देने के लिए, चूँकि जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी बताया कि अभी कोई चुनाव नहीं है बिहार में, ना ही कोई राजनीतिक उलटफेर के आसार दिख रहे हैं वहां पे, फिर भी अमित शाह आते हैं और सीमांचल में जाकर के 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन जो है उनको वहां पर रहना है और 48 घंटे से कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सीमांचल का जो चुनाव है, यानी सीमांचल का जो सिलेक्शन है अपने विजिट के लिए अमित शाह का, इसके पीछे क्या कोई कहानी है? जो कहानी बीजेपी कह रही है कि सीमांचल में जो है जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश हो रही है या एक तरीके से हो चुकी है, जिस तरीके से वहां पर मस्जिदों की संख्या और मदरसों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उस आधार पे बीजेपी ने उसे आधार बनाया है और एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की है कि 2024 का चुनाव जो है वो किस लाइन पे लड़ा जाएगा और बीजेपी की लाइन क्या होगी। रिजवान। देखिए मुकेश जी, आपने जो बातें कही एंकर इंट्रो में भी, जिन बातों का आपने जिक्र किया कि अमित शाह आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उनका वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, अगर 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटे कहीं रहते हैं तो उसका भी हिसाब होता है। ये कई एक मायने में काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने अपने इंट्रो में मुख्य माध्यम से उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह आ रहे हैं, निसंदेह बिहार की जनता को खासा उम्मीद थी। उनको उम्मीद थी कि जब वो आएंगे तो जब बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की जो बातचीत करी थी, शायद उस पर वो चर्चा करेंगे। बिहार के जनता को ये भी यकीन था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जी जब आएंगे तो बिहार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करेंगे। उनको वो ये भी उम्मीद था कि किशनगंज के जो चाय के बागान है के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जो किशनगंज के जो चाय की जो खेती होती है उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, उसके लिए हम बड़े पैकेजिंग इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे। अभी तक उसका क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो, लेकिन किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई और सिर्फ वो कटाक्ष करते रह गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में, वो कटाक्ष करते रह गए बिहार की सरकार के ऊपर में। ये अपने आप में कई एक मामले को खड़ा करता है और कई सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या वजह था कि देश के गृह मंत्री 2 दिन के लिए बिहार में आते हैं लेकिन बिहार के विकास की वो चर्चा नहीं करते हैं, बिहार की बातचीत नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषणबाजी करते हैं और खामोश हो जाते हैं। इसलिए अब तो जो जिस तरीके से हम लोगों ने सवाल उठाए थे कि जस्टिस यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन बातों का जिक्र किया था, अब वो अक्षरशः सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि आखिर देश का गृह मंत्री किसी राज्य में जब आता है तो उम्मीद होता है कि उस राज्य के विकास की चर्चा हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार जिन बातों का जिक्र किया कि सीमांचल में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, अगर लगता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो कौन सा सर्वे कहता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार बिहार इस बात का जिक्र करता रहा है कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए, तो आखिर केंद्र सरकार क्यों भाग रहा है इससे? जाति जनगणना करा ले, पता लग जाएगा कि किनकी आबादी कितनी बढ़ी है और किनकी आबादी कितनी नहीं बढ़ी। रही बात मदरसे और मस्जिदों को लेकर के, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है, लोग अपने अपने नए नए बसेरे बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो धार्मिक स्थल भी बनता है। और अगर आप देश के सर्वे उठाकर देखिएगा तो कई एक नए इलाकों में मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, मस्जिदों का भी निर्माण हुआ है। तो सीधे ये सवाल करना कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, ये मुझे लगता है अपने आप में कई एक तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। अगर आप धार्मिक स्थल की बातचीत करेंगे तो आबादी बढ़ेगी, स्वरूप बढ़ेगा, तो निसंदेह धार्मिक स्थल भी बढ़ेंगे, हिंदुओं के भी बढ़े हैं, मुसलमानों के बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, ये बात सही है, तार्किक बात है। लेकिन एक सवाल जो आपने कहा कि अमित शाह आए और उन्होंने विकास की बात नहीं की, उन्होंने बाकी सारी बातें की लेकिन विकास की बात नहीं की। ये सवाल मैं राहुल जी से पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं पे जाती है तो पॉलिटिकल संदेश तो देने की कोशिश करती है, और किसी भी पॉलिटिकल का पहला ध्येय ये होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो सत्ता पे फिर से काबिज हो या सत्ता में रहें। अगर वो सत्ता में है तो उसको कंटिन्यू करे, या नहीं है तो सत्ता में आने की कोशिश करती है। तो जो चिंता जताई है, जो बात अमित शाह ने कही वो चिंता जताई है, वो उनकी पॉलिटिकल चिंता नहीं है, बल्कि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं है, लेकिन एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं जो बता रहा है कि मुस्लिमों की आबादी जो है वो बढ़ी है। और हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा जो 2021 में जनगणना का भी नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही है, और उनके हिसाब से जो है बढ़ी है जनसंख्या, और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी मुकेश, इसमें मैं 10 सेकंड दूंगा। अभी एनसीआरबी का कोई रिपोर्ट जनगणना को लेकर नहीं आता है। जो सेंसेक्स है देश में, अभी सेंसेक्स हुआ नहीं है, तो ये सीधे बोल देना कि सीमांचल में आबादी बढ़ी है और देश में सेंसेक्स को छोड़कर कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जो जनगणना के बारे में रिपोर्ट करे। हम तुक्केबाजी जरूर करते हैं कि इतने साल में जब इतनी बढ़ी तो अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो आबादी इतनी बढ़ गई। तो ये हमें लगता है कि ये जल्दबाजी होगी। अगर 2021 के सेंसेक्स की बातचीत है तो बिहार में जनगणना हो जाए। दूसरी बात 10 सेकंड मुझे दे, आप 10 सेकंड और दे। पूरे भाषण में आपको विकास की बातचीत दिखाई दी क्या? हम मानते हैं कि राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के नेता है तो टिप्पणी जरूर करेंगे, वो करें, टिप्पणियों का स्वागत है, लेकिन कम से कम विकास के बारे में भी तो चर्चा। तो शायद आपने पूरा भाषण, अमित शाह जी का पूरा भाषण आपने सुना नहीं। उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो उन्होंने क्या क्या किया था विकास, वो सारे प्रोजेक्ट्स के नाम भी गिनवाए, उन सारे कामों कार्यों के नाम भी गिनवाए, और ये भी बताया कि कितना पैसा किस एवज में, कितना बजट दिया गया था, कितना खर्च हुआ। लेकिन वो किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि लोगों को जो है राजनीति करनी होती है, राजनीति की चीजें याद रहती हैं। शायद आपने भी इसको याद करना जरूरी नहीं समझा। मेरा सवाल यह है, देखिए ये तो चौहोती रही, मेरा सवाल यह है कि आबादी बढ़ना और आबादी बढ़ाना ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी मायने बदल जाते हैं। जब आप आबादी बढ़ाते हैं किसी इंटेंशन को लेकर के आप बढ़ाते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे आबादी बढ़ाना है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना है, यहाँ के सत्ता पे हमें काबिज होना है, यहाँ पर अपना मुखिया होना चाहिए, यहाँ पर अपना पार्षद होना चाहिए, यहाँ विधायक भी अपना होना चाहिए, यहाँ सांसद भी अपना होना चाहिए। जब इतने लोग हो जाएंगे हमारे तो पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम पे हमारा कब्जा हो जाएगा। उसके बाद हम जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, हिंदुस्तान को अपनी उंगली पे नचाएंगे। तो ये इंटेंशन खराब है। आबादी बढ़ना जो है वो एक नेचुरल चीज है। वो जनगणना में केवल आंकड़े आते हैं, जनगणना ये नहीं बताता कि आपको आबादी रोकनी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई समुदाय जब इंटेंशनली जनसंख्या बढ़ाता है तो उस पर संदेह होता है और उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, और इसीलिए ये चर्चा है और इसीलिए सीमांचल से ये संदेश देने की कोशिश की है अमित शाह ने। राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, जो 2024 की लड़ाई है, क्या सीमांचल से ही बीजेपी, आज जिस तरीके से आज अमित शाह कह रहे थे, क्या बीजेपी 2024 की लड़ाई की आगाज है वो बिहार में सीमांचल से कर रही है? क्या इसी लाइन पे, क्या इसी कम्युनल लाइन पे, मैं कहूंगा जो एग्रेसिव हिंदुत्व का जो लाइन जो कि बीजेपी बीच में छोड़ती हुई दिख रही थी, क्या दोबारा वापस आ रही है उस लाइन पे? देखिए, चर्चे की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जिस माटी में जन्म लिया उस माटी का मैं आभारी हूं। स्वर्ग से सुंदर बिहार मेरा और गर्व है कि मैं एक बिहारी हूं। आज जो अमित शाह जी की जो ऐतिहासिक रैली हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से सीमांचल को दरकिनार किया गया था और जो सीमांचल को खास करके जो विकास की विचारधारा से दूर रखा गया था, इस चीज को कैसे लाइन अप किया जाए और उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके ऊपर उन्होंने अपनी रैली की है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी विचारधारा है और जो हिंदुत्व को लेकर जो हम अग्रणीय रहे हैं, तो उस हिंदुत्व की भाषा को और उस हिंदुत्व की परिभाषा को खास करके जो सेकुलरिज्म हिंदू लोग हैं वो इसको बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता का आरोप लगा के करे या गुजरात दंगा से जोड़कर करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल गया और इसमें किसकी कहां क्या भागीदारी थी ये भी सुनिश्चित हो गया। लेकिन आज जो अमित शाह जी ने जो विकास मॉडल की जो बात की, जो खास करके उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और जो स्पेशल पैकेज की जो बात की,
और कहां कहां कितने पैसे को इंक्रीमेंट किया गया, इसकी बातें की। ये एक मुख्य विषय होता है। और जहां तक बिहार की राजनीति में केंद्र की अगर हम बात करें तो निश्चय ही हम हिंदुत्व हैं और सनातनी होने के नाते जो समग्र विकास की जो बात हम करते हैं वो हम सबके लिए करते हैं। हम कोई तुष्टीकरण की बातें नहीं करते, हमारी भाषा तुष्टीकरण की नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने मुख से हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बगल में जालीदार टोपी पहनकर वहां बैठकर उनके लिए मैं तुष्टीकरण करूं। जो विकास पहुंचती है वो सबके लिए पहुंचती है। राहुल जी, सवाल मेरा जो था उसको आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सीमांचल ही क्यों, पटना से भी तो ये संदेश दिया जा सकता था। गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है, आते वहां पे सारे बड़े नेता वहां से भाषण देते हैं और संदेश पूरे देश में जाता है। सीमांचल क्यों? देखिए, मैंने अपनी प्रारंभिक चर्चा में इस बात को कहा था कि सीमांचल को विकास की विचारधारा से काफी दूर रखा गया था और सीमांचल के लोगों के अंदर जो एक तरफ का माहौल जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो अमित शाह जी ने अपने मुख से इस चीज का क्लियर कर दिया कि किसी मुसलमान भाई को डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप थोड़ी देर पहले जिस बातों को आप कह रहे थे कि सिस्टम भी हमारा हो, उपलब्धि भी हमारी हो, जो हम चाहें वो हम करें, तो ये जो अशिक्षा का जो प्रचलन सीमांचल के अंदर देखने को मिलता है, आप जाकर देखेंगे वो काफी अति पिछड़ा क्षेत्र है। वो उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे हम लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भरोसा हो, इस भरोसे को कायम करने के लिए ये तो पॉलिटिकल, ये ओरिजिनल बात आप बता नहीं रहे, रिजवान साहब बताएंगे। रिजवान भाई, क्या सीमांचल का चयन क्यों सीमांचल से? बाकी जगह भी तो है, पटना से भी किया जा सकता था। पटना में गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है, सारे बड़ी ऐतिहासिक रैलियां गांधी मैदान से ही होती है, तो सीमांचल का चयन क्यों किया गया? क्या आप इसके पीछे क्या लॉजिक समझते हैं? देखिए, इसका लॉजिक बड़ा साफ है और मैं बड़ा सावधानी से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, अगर उनको कहीं से सबसे ज्यादा झटका बच सकता है तो वो सीमांचल का जाता है, क्योंकि हर एक विधानसभा चुनाव में देखा है। अभी राहुल भाई जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि सीमांचल को विकास से मरहूम रखा गया, इसका मतलब साफ है कि एनडीए की सरकार ने ये खुद कह रहे हैं कि सीमांचल के विकास की चिंता नहीं करें। अगर ये स्वीकार करते हैं कि सीमांचल पिछड़ा है तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार में पिछड़ा है। नई सरकार आई है बिहार में, तो आप सीधे तौर पे अपनी सरकार के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं कि सीमांचल को का ध्यान नहीं दिया। अब ये वहां पहुंचे हैं, पहुंच करके लोगों को एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आबादी बढ़ गई, मस्जिद बढ़ गए, मदरसे बढ़ गए। भाई साहब, मस्जिद बढ़ गए, मदरसे बढ़ गए, आबादी बढ़ गए, कोई आबादी इंटेंशनली नहीं बढ़ाता है। अगर आपने जिन बातों का जिक्र किया कि इंटेंशनली आबादी बढ़े, आबादी को इंटेंशनली नहीं बढ़ाता है। और अगर आबादी इंटेंशनली बढ़े तो जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में 6-6 भाई, 4-4 भाई, 3-3 भाई, 6-6 बहनें हैं, उसके बारे में क्या कहा जाए कि उन्होंने इंटेंशनली आबादी बढ़ाई है? मुझे लगता है ये अपने आप में हास्यास्पद है और इस तरह की टिप्पणी से हमें लगता है कि सबको परहेज करना चाहिए कि आप किसी को ये तोहमत लगा दे कि आपने इंटेंशनली आबादी बढ़ा दी। कल को कोई प्रधानमंत्री जी को कहे कि आपके पिताजी ने इंटेंशनली आबादी बढ़ा दी, कितने भाई बहन आपके पास? आप फिर दिशा बदल, मैं देखिए इंटेंशनली आबादी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है आबादी केवल बायोलॉजिकली नहीं बढ़ती है। रिजवान साहब, रिजवान दानिश, आबादी केवल, ठीक है चलो, हाँ ठीक है, कोई भी आबादी इंटेंशनली नहीं बढ़ाता है। ये अगर कोई कहे, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हमें युद्ध लड़ना है कि हम ज्यादा सैनिक पैदा करेंगे तो हमको जाकर पाकिस्तान से, अरे हमारा देश है, जिस तरीके से आपका देश है वैसे ही हमारा देश है, जिस तरीके से पटना वालों का देश है वैसे ही किशनगंज वालों का भी भारत ही देश है। ऐसा नहीं है कि वो पासपोर्ट बनाने के लिए किसी गैर मुल्क में जाएंगे कि हमारा पासपोर्ट बना दीजिए। सारी सुविधाएं यहीं से ले रहे हैं, तो यहीं क्या गुंजाएंगे ना? ऐसा थोड़ा हो सकता है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं, हो गया तो मैं बताऊं। अमित शाह जी सीधे तौर पे ध्रुवीकरण करने के लिए सीमांचल पहुंचे थे। अगर उनको बिहार की चिंता थी, अगर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों को जुड़वाया कि बिहार को हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, अगर वही करना था तो पटना में भी आके कर सकते थे। पटना में सिंपली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जानकारी दे देते कि हमने ये दिया। लेकिन हमने पूर्व में कहा कि बिहार को जो वादा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, 2014 में भी किया था, 2019 में भी किया और 2020 में भी किया। क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस मिला? क्या उन्होंने जिक्र किया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे? उन्होंने जिक्र किया था कि सीमांचल में, ठीक है, तो आप लोगों ने सत्ताच्युत तो कर दिया ना, गठबंधन से बाहर कर दिया, ठीक है, सजा मिल गई, नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जो आबादी बढ़ाने, इंटेंशनली आबादी बढ़ाना
किसे कहते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। आप लोग केवल बायोलॉजिकल फॉर्मेट पे जा रहे हो कि बायोलॉजिकली आप आबादी कोई नहीं बढ़ाता, बायोलॉजिकली नहीं बढ़ाता। मैं मानता हूं आपकी बात, सब नेचुरल तरीके से बढ़ता है कि कोई भी हम दो हमारे दो के सिद्धांत पे आप खासकर तो मुस्लिम कम्युनिटी इस पे यकीन नहीं करती और मतलब धार्मिक रूप से यकीन नहीं करती, ये आप जानते होंगे। तो एक तो बायोलॉजिकल वहां पर प्रॉब्लम हो गई उनको, बाकी देश की सोच से आपकी सोच थोड़ी अलग हो गई। उसके बाद जो कह रहा हूं कि इंटेंशनली बढ़ा रहे, इंटेंशनली कैसे बढ़ा रहे हो आप बांग्लादेश के घुसपैठियों को अपने घर में जगह दे रहे हो, यहां पर वो शादी कर रहे हैं, यहां पर घर बसा रहे हैं, यहां पर बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहां पर आबादी बढ़ा रहे हैं, यहां पर जो नागरिकों को, आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं आप हासिल कर रहे हो। यानी एक घुसपैठिया जब एक किसी नागरिक की सुविधा हासिल करता है, इसका मतलब है कि 10 जो नागरिक, जो जेन्युइन नागरिक थे जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। ये एक पहली परेशानी। दूसरा जवाब दे दूं आपको? जी जी, मैं आपको जवाब देने के लिए ही बोल रहा हूं। एक और मैं बता रहा हूं, केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात नहीं है, आप जो है रोहिंग्याओं को भी बसा रहे हो, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बसा रहे हो। आप केवल किशनगंज में और सीमांचल में नहीं बसा रहे हो, पूरे देश में जहां जहां भी सीमा है, नेपाल की सीमा से सटी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी से ये, और एनआईए की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि हम और आप किसी वैसे ही बातचीत में कह रहे हैं, ये बाकायदा रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, एनआईए की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है और चिंता व्यक्त की गई है। बताइए आप। देखिए, इतने रिपोर्ट्स होने के बावजूद गृह मंत्रालय चुपचाप बैठा हुआ है, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जब एनआईए की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो इसका मतलब है जो एसएसबी के जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, जो बीएसएफ के जवान और जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान वहां जो तैनात हैं, इसका मतलब है वो निकम्मे बैठे हुए हैं वहां पे, कि बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं पूरे परिवार को लेकर के चले बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं है, बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं तो है वजह। जब पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिल रही है, तो ये तो 56 इंच वाली सरकार है, ये तो कार्रवाई करने वाली सरकार है, ये सीधे तौर पे कार्रवाई करती है, तो फिर हाथ पर हाथ धरे काय को बैठे? कार्रवाई तो कर रही है ना, कार्रवाई कर रही है। अभी देखिए कितने लोगों का, कितने बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बांग्लादेश भेजा गया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? ये सिर्फ ठोसी दलीलें हैं। अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि घुसपैठ हो रही है, तो रिपोर्ट ये भी होगी कि कौन से क्षेत्र में कितने लोग घुसे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिर केंद्रीय एजेंसियां कर क्या रही हैं? जो एनआरसी है वो उसी का हिस्सा है, एनआरसी उसी का हिस्सा है, एनआरसी उसी का हिस्सा है। मुकेश जी, एनआरसी दूसरे फॉर्मेट की चीजें हैं। जब घुसपैठ हो रहा है, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट करी है, एनआईए ने रिपोर्ट करी है, तो उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोग चिन्हित होते हैं, और खासकर जब सीमावर्ती क्षेत्र होता है वहां इंटेलिजेंस ज्यादा सक्रिय होती है। हर सीमावर्ती गांव में इंटेलिजेंस के एजेंट होते हैं और वो खबर रखते हैं, हर चीज का डाटा रखते हैं कि कौन से नई परिवार इधर आया है, कौन सा नया परिवार कहाँ रह रहा है, ये पूरा प्रॉपर डाटा होता है। यही घुसपैठ के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कोई आज की रिपोर्ट नहीं है कि आज घुसपैठ हुआ है। घुसपैठ तो 10 साल 20 साल पहले से हुआ है। जिन्होंने घुसपैठ कर लिया है उनके तो बच्चे और परिवार हो गए, वो दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर आई कार्ड है। मुकेश जी, ऐसा है कि जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की इनपुट है, तो 10 साल पहले के भी इनपुट रहे होंगे, उसी के आधार पर नए इनपुट बने हैं, तो उस आधार पर भी तो हम पूछ सकते हैं कि भाई खतियान दिखाओ कहाँ है तुम्हारा। वही तो पूछा जा रहा है, वही तो पूछा जा रहा है सर। एनआरसी में पूछा क्या जा रहा है? एनआरसी में यही तो पूछा जा रहा है, तो भाई लोग हंगामा कर रहे हैं, लागू नहीं करने दे रहे हैं। जो अवैध मस्जिदें देखी जा रही हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है, जो मदरसे अवैध मिल रहे हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है। मुकेश जी, धारा 370 के खिलाफ पूरा कश्मीर था, लागू हुआ ना? 56 इंच का किला दिखाया ना प्रधानमंत्री जी ने? बिल्कुल कि नहीं दिखाया? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो गलत काम कर रहा है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है ना? बिल्कुल। तो फिर सीमांचल में आप एनआरसी से क्यों भाग रहे हैं? करवा ले, पता चल जाएगा। ये तो सिर्फ थोड़ी दलीलें देना हो गया कि भाई हम जब कर नहीं पा रहे तो राहुल आनंद जी, अगर घुसपैठिए हैं, अगर आबादी इंटेंशनली बढ़ाई जा रही है, तो जो सवाल है वो पूछेंगे लोग। रिजवान नहीं पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूं आपसे कि रोकेंगे कैसे और रोक क्यों नहीं रहे? सबसे पहले मैं रिजवान जी की उन प्रश्नों का उत्तर दे दूं जिन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि एनडीए की सरकार पे आपने प्रश्न चिन्ह उठाया है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि सीमांचल में लगभग 24 सीटें आती, जिसमें 12 सीटें भारतीय जनता एनडीए समीकरण को मिले थे। आप उन इलाकों को देख लीजिए और फिर आप उन इलाकों को देख लीजिए जहां से ओवैसी ने जीता है, आपको वहीं पे अनुपात में अंतर नजर आ जाएगा। जिस प्रकार से
जिस प्रकार से विकास की विचारधारा हर किसी को मिलनी चाहिए और उनके आखिरी पैदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये पहुंचाने का कार्य उस प्रतिनिधि का होता है जो जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा या विधान परिषद का रास्ता तय करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जो प्रश्न उठाया कि घुसपैठियों को लेकर, तो मैं बता दूं पिछले 10 वर्षों में लगभग 2000 तस्करों को पकड़ा गया है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यही नहीं, 4 दर्जन घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं आपको ताज्जुब की बात बता दूं, जो थोड़ी देर पहले मुकेश जी एक बात को कह रहे थे कि यहां आकर बसकर और घर परिवार तक बसा लिए हैं, तो मैं एक आपको आईबी की रिपोर्ट को साझा करता हूं, जिसमें एक मोहम्मद अशरफ नाम का व्यक्ति है जो वैशाली की एक तलाकशुदा औरत से शादी कर लेता है और अपने को वहां का जाहिर बताता है। अंतर यही होता है, जो गलत होता है उसको गलत कहना चाहिए और जब आप गलत कहेंगे तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि जो सेकुलरिज्म पंथी के लोग हैं, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो हमारे देश को सबसे खराब शब्द मिला था, वो शब्द मिला धर्मनिरपेक्ष का। उस धर्मनिरपेक्ष के आड़ में आज ये सारी चीजें चल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब बीएसएफ को गृह मंत्रालय ने विशेष अधिकार दिए तो उस वक्त बंगाल में खास करके ममता दीदी ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें उनकी शक्ति को कम करने की कोशिश की। यही नहीं, पंजाब की आप बात कर लीजिए, पंजाब में भी जब अधिकार दिया गया तो एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उस वक्त आपको प्रश्न उठाना चाहिए था, उस वक्त आपको कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का यह सवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राज्य आवश्यक होता है, और जब राज्य आवश्यक होता है तो राज्य निर्माण में जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको हम भूल जाते हैं। वो यही आवश्यक तत्व है कि कैसे हम उनको रोकें। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनती है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एनडीए सरकार की बनती है? उस सरकार की क्यों नहीं बनती है? जब 2005 में ममता दीदी ने इस आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि बंगाल के अंदर घुसपैठिए हावी हो रहे हैं, और एक बंच उन्होंने फेंका था स्पीकर के ऊपर फाड़कर। आप बताइए कि जब वो सत्ता में आई टीएमसी की मुखिया बनकर, उस वक्त वो कहां चली गई? इसलिए प्रश्न उठता है, ये लाजमी प्रश्न है, ये उठना भी चाहिए और इस पे चर्चा कर आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। आज जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है वो क्यों गड़बड़ा रही है? बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, लेकिन बिहार के वर्तमान हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जिसको देखिए वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए अब राजनीति कर रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि हमें जनता के बीच में जाना है, जनता का सेवक के जनता के लिए काम करना है। राहुल जी, तो क्या ये मान के चले हम कि 2024 में बीजेपी ने अपनी लाइन जो वापसी की है, एक तरीके से जो बीच में कहने लगे थे लोग कि बीजेपी भी जो है सेकुलरिज्म पे चल रही है, बहुत सारे फैसले जो बीजेपी के हैं वो इस तरीके से सामने आ रहे थे जो बिल्कुल सेकुलरिज्म के पैरोकार हैं। हालांकि संवैधानिक तौर पे सेकुलर संविधान है तो सरकार को करना पड़ता है, लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है डिवाइड एंड रूल वाला जो मामला है उसी मसले पर रहेंगे। और किशनगंज से जाने का मतलब है कि बीजेपी बिल्कुल हार्डकोर हिंदुत्व का लाइन लेकर के 2024 में जाएगी और यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। रिजवान जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ये जो लाइन है इसीलिए विपक्ष घबराई हुई है? क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से अगर देखें, जो कि कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से अगर बीजेपी इस लाइन पे चलती है और इस पे वोट करवाने में या जनता को कन्विंस करने में सफल होती है तो विपक्ष की जितनी भी रणनीति है वो धरी की धरी रह जाएगी। देखिए, ये राजनीतिक तौर पे हम इस तरह की सभाओं को नहीं देखते हैं, इस तरह के बयानबाजी को हम पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं मानते हैं। क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है तो विधि व्यवस्था की जवाबदेही भी हमारे पर है। इस तरह के बयान से हमें लगता है कि राज्य की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। हम जिस तरीके का एक तबके को आप टारगेट करके बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 दिन के बाद भाषण देकर तो चले जाएंगे, लेकिन जो उसका असर होगा वो एक लंबा असर होता है। और आपने देखा है कि किस तरीके से, अगर आप 89 के वक्त को निकाल कर देखिएगा तो कश्मीर में क्या हुआ। आपने देखा कि गिलानियों की वजह से क्या क्या कश्मीरियों ने नहीं सहा। आप 1992 में देखिएगा कि जब रथ यात्रा निकली थी तो रथ यात्रा लेकर आडवाणी अलग अलग क्षेत्रों से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद जो देश में दंगा भड़का उस तक कोई नहीं देखा। तो हमें डर सिर्फ इस बात का है कि आप ओछी राजनीति के चक्कर में कहीं बिहार की शांति को ना भंग कर दीजिए। हमें इस बात की चिंता है। राहुल जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि वैशाली में एक अशरफ करके व्यक्ति मिला और उसने एक विधवा से शादी कर दी। चलिए, ऐसी बात है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम ऐसी भी मांग करते हैं। अशरफ हो, अली हो या फिर अनिल थापा हो, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए।
और अगर आप नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर देखेंगे, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों की लड़कों और लड़कियों की शादी आज भी नेपाल में होती है। और हमारे आसपास में भी कई एक नेपालियों ने आकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया है। वो कामकाज करते हैं, जमीन खरीद के रहने लगे हैं, कई तो सरकारी नौकरी में भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये थोड़े कहने लगेंगे कि फला संप्रदाय के लोग मतलब नहीं, वो तो संवैधानिक रूप से वैध है ना, संवैधानिक रूप से वो वैध है, वो आकर के यहाँ करते हैं और कैटेगरी है। लेकिन घुसपैठिए और नेपाली जनता में आप एक साथ नहीं रख सकते ना। आप हमें नहीं, नेपाली क्या भारतीय नागरिक है क्या? नहीं है तो विदेशी कैटेगरी में ही नौकरी करते हैं ना। वो वोट आकर के नहीं, वो डेमोग्राफी चेंज नहीं करते, वो नकली यहाँ पर आकर के आइडेंटिटी अपनी नहीं बताते, वो अपना आधार कार्ड नकली नहीं बनाते। क्या किसी नेपाली को भारत में नौकरी और जमीन खरीदने का अधिकार मिल गया क्या? भारत बिल्कुल उसका प्रावधान है, प्रावधान है। अगर वो नागरिकता ले लेता है यहाँ की, जो नागरिकता लेने के नियम है ना, नागरिकता ले लेना, नागरिकता लेने के बाद वो ले सकते हैं। अवैध की यहाँ बात हो रही है। तो नेपाली यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं और वैसा चलन है। बांग्लादेशी भी काम कर रहे हैं, चाइना के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार के रिकॉर्ड में है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि वैधता के तौर पर आप जो कह रहे हैं ना, उसी बात का मैं भी जिक्र कर रहा हूँ कि वैध के तौर पर तरीके पर अगर कोई आके रह रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, तो नेपाली अवैध तौर पर रह करके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पर उनका इंटेंशन ये नहीं है कि हम भारत पे कब्जा कर लें। वाल्मीकि नगर में अभी कितने 7-8 महीने पहले की बात है, 4 गैंडों की वजह से हमारे जवानों पर गोलियां चला दी, पुलिस के जवानों को नेपाल के लोगों ने मारा। क्या बात कर रहे हैं मुकेश जी आप? अरे सर, वो एक छोटी मोटी घटना को आप पूरे नहीं, एक घटना को लेकर के पूरे सब्जेक्ट को आप बात हो तब तो नहीं, वो चीज होते रहती है। वो लॉ एंड ऑर्डर का, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। वहां पर गेंडे के लिए और बॉर्डर पे इस तरीके की लड़ाइयां होती रहती हैं। बॉर्डर पे ये कोई पहला मामला नहीं है। चले जाते हैं, अचानक से बाढ़ का पानी छोड़ देते हैं कि हमारी तराई क्षेत्र में बाढ़ आ जा रहा है नेपाल की वजह से। हम जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं हमारे नोट को, वो हमारे 2000 की करेंसी जाती है उसको। वो कोई आज से हो रहा है क्या? वो बाढ़ की समस्या वो आज से, अब इसको आप बाढ़ से नहीं जोड़िए ना। आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए की तुलना जो है नेपाली जनता से नहीं की जा सकती, वो आप भी जानते हैं। नेपाल के जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो सरकार के रिकॉर्ड पे है। अवैध तरीके से, जो अवैध तरीके से किसी भी मुल्क के लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात सीमांचल की, नहीं वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या है, जब बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं तो यहाँ के लोग उसको बसा लेते हैं ना। यहाँ के लोग उनको संरक्षण देते हैं। किशनगंज में 30% से ज्यादा आबादी जो है वो घुसपैठियों की है। उन्होंने यहाँ इंटेंशनली आकर के आबादी बढ़ाई है, शादी की है यहाँ के लोकल लोगों से। सीधे तौर पे किसी भी जिले के नागरिकों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि 30% बांग्लादेशी, और अगर 30% बांग्लादेशी है तो मैं सीधे तौर पे कहता हूं गृह मंत्रालय से, केंद्र से अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, सीधे तौर पे कार्रवाई करें ना। किसने रोका है? 370 हटाने में तो आपने कोई देर नहीं करी, आराम से हटा दिया। तो देखिए ना, अगर कागज धीरे होता है काहे होता धीर, धीरे धीरे होता है सब। एक दिन में सारी चीज नहीं होती है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में नहीं होता कुछ भी। जी, एक दिन में 370 हट गया था मुकेश जी। एक दिन में बना, एक दिन में नहीं बना था सर। 85 से प्रयास चल रहा था। नहीं 85 से प्रयास चल रहा था। बस मौका लगा उस दिन 5 अगस्त को मौका लगा। 5 अगस्त 2019 को मौका लगा, कर दिया गया, कर दिया जाएगा। इसको भी आप अगर चाह रहे हैं तो निश्चित ये भी होगा। यहाँ की जनता अगर चाहेगी तो डेफिनेटली ये भी होगा। ये कोई दुरूह कार्य नहीं है। ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की यही बात 370 के बारे में भी बोला जाता था। यही बात 370 के बारे में भी लोग बोलते थे कि ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये देखिए 370 को हटाना उनका पॉलिटिकल मजबूरी था, वो एजेंडे में था। और एजेंडे में बांग्लादेश, ये भी एजेंडे में आ जाएगा ना। ये पहले एजेंडे में आएगा, उसके बाद काम भी होगा। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि करना चाहिए तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि आप सही कह रहे हैं। 17 साल तो बिहार में इनकी सरकार रही, पिछले 7-8 साल। ये समस्या केवल बिहार की नहीं है ना सर। ये समस्या बिहार की केवल नहीं है, और केवल बिहार सरकार चाह करके ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र सरकार को एक्शन लेना होगा। केंद्र सरकार में तो 8 साल से है। हाँ, तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल करना चाहिए। देरी हो रही है जितनी भी। पूछ रहे हैं फिर जी, इसके लिए अमेरिका का आदेश आएगा क्या कि हाँ भाई बांग्लादेशियों को निकाल कर फेंक दीजिए? अमेरिका का आदेश नहीं आएगा ना। पाकिस्तान से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ना इसमें।
आप हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में कोई बाहरी आकर हमें काटेगा और हम खामोश बैठेंगे, ये तो वही हो गया। नहीं ये बैठेंगे, लेकिन बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों पे भी तो आप कुछ बोलिए जो यहाँ के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। समस्या वहां आती है ना, जिन लोगों ने घुसपैठियों को अपने घर में जगह दी है, जिन लोगों ने घुसपैठियों की शादी अपने घर के बच्चों से की है, वो समस्या है ना। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। आप कैसे कहूँ, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि कार्रवाई हो। और नहीं आप कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कुछ है, सामने में पीछे में मुकर जाते हैं। दोषी है उनके ऊपर कभी कार्रवाई होनी चाहिए कि किन पदाधिकारियों के निकम्मापन की वजह से घुसपैठी भारत में घुस रहे हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है उन पर कार्रवाई करिए ना, हमने कहा रोका है। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास समय की कमी। मैं आखिरी कमेंट राहुल जी आपसे लेना चाहूंगा कि आज तो अमित शाह जी ने कह दिया, कल क्या करेंगे? देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा मामला का जो विषय है उसके ऊपर बहुत दौर की बैठक होने बाकी है, जिसके लिए आईबी की रिपोर्ट जो उनको मिली थी, और यही नहीं खासकर उन्होंने अपने दौरा के पहले इस चीज को सुनिश्चित किया था कि मैं आऊंगा तो वहां पे आईबी से मैं बात विचार करूंगा, सारा चीज मैं समझूंगा कि क्या प्रशासनिक स्तर से मैं बैठक करूंगा करके। लेकिन यहाँ मेन मसला ये उठता है कि जिस प्रकार से आए दिन हमारे देश के अंदर या खास करके बिहार के अंदर जो एक गढ़ बनता जा रहा है, उससे कैसे बिहार को निकाला जाए। और जो रिजवान जी जो एक बात कह रहे थे कि 17 साल से आप थे, तो आप भी तो 17 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उस भूमिका में थे, आपने भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं की। और जो पारदर्शिता की बात होती है, जो चर्चा परत दर परत होनी चाहिए। और कश्मीर के विषय को ही अगर आप बात कर लीजिए तो कश्मीर में जिस प्रकार से लोग कहते थे हमने कर दिखाया, हम बोलते नहीं हम करते भी हैं, और हम जो करते हैं वो कहते भी नहीं। बिल्कुल, लोगों को इंतजार है कि आप ये कब करेंगे। रिजवान साहब आखिरी कमेंट। रिजवान भाई जी देखिए, इन्होंने सही कहा कि 17 साल से हम भी सरकार में शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सरकार में शामिल नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है 2-2.5 साल पहले मुकेश जी आप ही के साथ यही डिबेट पर बैठा था मैं, और आप ही के चैनल की डिबेट पर मैंने कहा था कि सरकार कार्रवाई करे। तो 2.5 साल तो मेरे कहे हुए हो गया, तो आखिर कब कार्रवाई होगी? आज ये राहुल जी सुनिश्चित करिए, टाइम दे दें कि इतने दिन के अंदर में घुसपैठियों को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये टाइम बार बता दें कि कितने दिन में बाहर करेंगे। हम डिबेट में ये चीजें क्लियर हो जाए कि इनका इंटेंशन है कि नहीं है। बिल्कुल डेट मुकर्रर कर दें। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश रिजवान आपका, राहुल आनंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन घुसपैठिए पर जो बात शुरू हुई है वो केवल इस बात से कहने को खत्म नहीं हो जाएगी कि आप कार्रवाई कीजिए, हम कार्रवाई चाहते हैं, आप कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी जरूरी है जो भारत की सीमा के भीतर बैठ करके बाहर के घुसपैठियों को अपने यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, अपने यहाँ न केवल संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उनके परिवार को बसा रहे हैं, उनसे अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और ये जो पूरा मसला है ये कोई 1-2 जगह का मसला नहीं है, ये एक चेन दूसरे चेन से जुड़ा हुआ है और पूरी तरीके से समस्या को बढ़ा रहा है। बात आज अमित शाह सीमांचल से जाकर के जो बात उन्होंने कही है, ये हालांकि 2024 के लिए आगाज है, लेकिन ये आगाज जो है केवल सीमांचल या बिहार तक ही नहीं जाएगी बल्कि पूरे देश में भी जाएगी। और सीमांचल से निकलने के बाद अमित शाह का अगला दौरा कहां होगा और वहां पर वो क्या बोलेंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा कि 2024 में बीजेपी की लाइन क्या होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नीतीश बाबू आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया।